मैसेज भेजा था। तो ये कि मेरे ख्याल से चर्चा से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद उसको चर्चा में तो आप प्रवासी साहित्य से, क्या आप ऐसा करते हैं कि एक व्यक्ति से पहले बात करते हैं, दूसरे से बाद में, या एक प्रश्न पर दोनों से बात करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं? पिछली बार तो थोड़ा सा अलग था, पहला था। अच्छा संदीप, पहले ये बताएं कि फेसबुक लाइव शुरू हो गया क्या? आई थिंक जस्ट अभी 2 सेकंड पहले शुरू हुआ है। अच्छा। मैं इनसे कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि अनिल जी, इस तरीके से कि जो पिछली बार जो थे 3 लोग थे, उसमें से 2 कवि लोग ज्यादा थे, चर्चा के लिए कम थे। तो इस वजह से हमने उनकी कविताओं से शुरू करके फिर हम गोयनका जी पे चर्चाओं से के पास आए और फिर हमने उनकी साहित्यिक यात्रा पूछी। तो हर कार्यक्रम में थोड़ा फॉर्मेट बदलने का, ये बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म जैसा रख रहे हैं। हर बार कार्यक्रम का रूपरेखा भी बदल जाने वाली है। तो पिछली बार 3 लोग थे और मुझे मिला के 4। इस बार हम 3 लोग हैं, संदीप होस्ट कर रहे हैं इसलिए अभी हैं, लेकिन हम 3 लोग ही बातचीत कर रहे हैं, संदीप बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मेट वैसा ही होगा जैसे आप शैलजा के संग साहित्य के रंग उस तरीके की बातचीत करते हुए बातचीत की तरह। तो मैं अब बातचीत से शुरू करती हूँ, परिचय से बातचीत से शुरू करती हूँ। चलिए, हम आपके हवाले हैं, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ। ये पहले बात ना करने का भी नतीजा है हम लोगों का, सब अपने अपने कामों में व्यस्त। तो शैलजा जी हम लोग लाइव हैं। अच्छा, आप सभी को नमस्कार। अनिल जोशी जी का और सुमन घई जी का मैं स्वागत करती हूँ आज के मंच पर, और हिंदी राइटर्स गिल्ड के फेसबुक पेज से जुड़े हुए अपने सभी मित्रों का, सभी हिंदी प्रेमियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ये हमारी फेसबुक गोष्ठी की आत्मीय बातचीत की श्रृंखला 2 है, जिसमें आज हम मिल रहे हैं 2 कर्मवीरों से। वक्त थम जाता है जब ये 2 कर्मवीर अपने अपने कार्य क्षेत्रों में उतरते हैं और दिन मानो 24 घंटे का न होकर 36 घंटे का हो जाता है। सुइयां उनसे पूछ कर आगे बढ़ती हैं कि काम हो गया हो तो आगे चले। ऐसे ये 2 कर्मवीर कनाडा से सुमन कुमार घई जी और भारत से अनिल कुमार शर्मा जी, अनिल कुमार शर्मा जोशी, उनसे हम आज बातचीत कर रहे हैं। ये दोनों ही नाम हिंदी प्रेमियों के बीच बहुत जाने पहचाने हैं, फिर भी मैं परिचय के द्वारा थोड़ा कार्यक्रम शुरू करना चाहती हूँ कि अनिल शर्मा जी केंद्रीय हिंदी शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष हैं, शिक्षा मंत्रालय के उपाध्यक्ष हैं और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने ये पद अभी संभाला है। इससे पहले वो अनेकों वर्षों तक राजनयिक की भूमिका में अनेक देशों में रहे हैं और वहां हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जी जान से उन्होंने मेहनत करी है, काम किया है, और उनका काम ये बोलता है, दिखाई देता है लोगों के बीच, हमें इसकी पहचान बनी है। 9 वर्षों तक ब्रिटेन में और फिजी में राजनयिक के रूप में काम करा और प्रवासी साहित्य के प्रसार प्रचार के लिए उन्होंने विशेष काम किया है। उन्होंने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, भाषा विभाग आदि में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कवि के रूप में भी वे उतने ही प्रतिष्ठित है जितने कि राजनयिक के रूप में। मोर्चे पर, नींद कहाँ, ये इनके काव्य संग्रह हैं, और इसके साथ ही धरती एक पुल, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा पुल साबित हुई। ये ब्रिटेन के कवियों का संग्रह अनिल जी ने अपने संपादन में निकाला और उसके माध्यम से ब्रिटेन के अनेक कवियों की एक पूरी वैश्विक पहचान उन्होंने बनाई। आजकल वो वैश्विक हिंदी परिवार भी चला रहे हैं। अक्षरम संस्था के संस्थापक है वो। प्रवासी टुडे पत्रिका भी निकाल चुके हैं और ब्रिटेन में रहते हुए भारत भवन पत्रिका का संपादन उन्होंने किया, और साथ ही साथ अनुशीलन नाम की पत्रिका भी उन्होंने अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से निकाली थी। हरियाणा साहित्य अकादमी के विशेषांक, प्रवासी साहित्य विशेषांक के संपादक रहे हैं वो, और 2002 में सूरीनाम में आयोजित पत्रिका जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसकी पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया था। अनेक पदों पर वो काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। साथ में सभी से आत्मीय बातचीत करते हैं। कभी बातचीत में झुंझलाहट नहीं होती कि भाई मुझे अगले कार्यक्रम में जाना है, और इस समय तो शायद दिन में 2 या 3 जगह पर वो
मौजूद होते हैं। अभी हाल ही में मैंने उनका एक लेख, बहुत सुंदर लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर, उनकी भाषा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सोच, उसके बारे में बहुत सुंदर शोध परक लेख दिया। ये लेख ऐसे नहीं है कि चलते फिरते तैयार हो जाते हो। गांधी जी पर उनका लेख अभी उन्होंने पढ़ा, बहुत मेहनत से वो कविताएं, कहानियां, लेख, व्यंग, और आप जानते हैं उन्होंने 15 नुक्कड़ नाटक भी लिखे हैं जिनकी कम से कम 1500 प्रस्तुतियां हो चुकी हैं। मित्रों, हम लोग व्यक्ति को जिस रूप में जानते हैं उस रूप में जानते चले जाते हैं, लेकिन अनेक छिपे हुए पक्ष होते हैं उस व्यक्ति के जो हमारे सामने नहीं आते। जब सामने आते हैं तो हमें लगता है अच्छा ये काम भी हो सकता था, ये भी करते थे। तो आज की इस आत्मीय बातचीत में हम जाने पहचाने पक्षों से लेकर उन अनछुए पक्षों पर भी अनिल जी से बातचीत करना चाहेंगे, जो कि हमारे मित्रों से कुछ छिपे रहे होंगे, कुछ लोगों से छिपे रहे होंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस मंच पर। स्वागत करते हुए आपका मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी धन्यवाद शैलेश। और दूसरे हमारे कर्मवीर हैं सुमन कुमार घई जी। कनाडा की धरती पर ही नहीं, भारत और भारत से बाहर अन्य देशों में भी उनकी पहचान बनी हुई है। एक कहानीकार के रूप में वे पहले कहानीकार कह सकते हैं हम यहाँ पर, जो जिन्होंने कहानी यहाँ के लोगों को लिखना पढ़ना सिखाया। मैं बाहर से आए हुए लोगों की बात नहीं कर रही, क्योंकि जैसे ही मैं ये कहूंगी कि पहले कहानीकार, बहुत से दावे भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 1973 से सुमन जी कनाडा में रह रहे हैं, हिंदी में काम कर रहे हैं बराबर, और साथ में समाचार पत्र का संपादन किया उन्होंने। हिंदी चेतना जो पत्रिका अभी भी पिछले 27 वर्षों से निकल रही है, उसमें उनका 5 वर्ष का सहयोग रहा। इसके साथ ही 17 वर्षों से वो साहित्यकुंज.net पत्रिका का भी संपादन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत से बाहर के अनेक लोगों को, अनेक अच्छे साहित्यकारों को, उभरते हुए साहित्यकारों को उन्होंने स्थान दिया। अभी 15 अगस्त को जो उनका इशू आया, अंक आया, क्योंकि बताती चलो कि ये पत्रिका पाक्षिक है, तो हर 15 दिन बाद अनेक लेखकों को इस मंच से प्रस्तुत करना, और इस मंच पर अब ऑडियो और वीडियो की व्यवस्था भी उन्होंने करी है। पिछले कुछ समय से हम विशेषांक भी निकाल रहे हैं, 2 विशेषांक भी निकाल चुके हैं। अतः इतना सारा काम हर 15 दिन के बाद अंक निकालना, जिसमें कविताएं, लेख, शोध लेख और कहानियां इत्यादि सभी को देना, प्रस्तुत करना, और उसके साथ ही साथ उनकी संपादन कला की विशेषता ये है कि हर एक शब्द पढ़कर कॉमा, बिंदु, चंद्र बिंदु ठीक करते हुए, और साथ में उभरते हुए लेखकों में कोई संभावना उनको जब दिखाई देती है तो पत्राचार करते हुए उनकी साहित्यिक संभावनाओं को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना बहुत कठिन काम है, मेहनत साध्य काम है, और वो ये कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त के जो अंक निकला, उसमें उन्होंने बातचीत करी उस व्यक्ति के बारे में जो कि अभी उभरता हुआ साहित्यकार है, और उन्होंने उसके साहित्य hunt.com की चर्चा भी करी। बहुत बड़ी बात होती है ये कि जब एक पत्रिका का संपादक नए उभरते साहित्यकारों की प्रशंसा करे, उनको समर्थन दे। साथ ही एक बात और भी कहूँ कि सुमन जी ने ही यहाँ पर हिंदी टाइपिंग लोगों को सिखाया। कनाडा के लोगों को STO2 फॉन्ट उन्होंने विकसित किया, उसके माध्यम से उन्होंने हिंदी में टाइपिंग का काम शुरू करवाया यहाँ पर, और लोगों के घर जाकर कंप्यूटर में उसको फिट करना, लोगों की जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसको टाइप करके किताबों के रूप में छपवाना। और हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड के सह संस्थापक हैं सुमन जी, और 15 किताबें उनके संपादन में अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी एक कहानी संग्रह जो कि बहुत लोगों के पीछे पड़ने के बाद उन्होंने ई पुस्तक के रूप में निकाला है, लाश एवं अन्य कहानियां हैं। कविताएं, लेख, पुस्तक समीक्षा, संपादन आदि सभी कार्य करते हैं। अनेक कविताएं संग्रह के रूप में छपने के लिए तैयार हैं, और पुस्तकबाजार.com के माध्यम से ई पुस्तकों को भी लाने का काम सुमन जी कर रहे हैं। सुमन जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आप इस मंच पर उपस्थित हुए। और मैं साथ में बताऊं कि संदीप जी इस समय होस्ट कर रहे हैं हमें। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उधर हमारे फेसबुक पर पेज पर पूनम चंद्रा मनु उधर से होस्ट कर रही हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन दोनों तकनीकी हमारे सहायक और हिंदी राइटर्स गिल्ड के बहुत ही सक्रिय सदस्यों के बिना ये कार्य संभव नहीं हो पाता। तो आज की बातचीत हमारी जो है कुछ आत्मीय बातचीत है, कुछ पहलुओं से चलती है। मैंने कहा कर्मवीर हैं, मैं बातचीत शुरू करती हूँ अपने अतिथि अनिल शर्मा जी से
कि अनिल जी आप इतनी गोष्ठियों में दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे काम करते हैं, लिखने पढ़ने संपादन सबका, घर में क्या स्थिति है? घर में कुछ समय दे पा रहे हैं? काम कैसे इतना सारा काम आप संभाल पाते हैं? मुझे नहीं पता था कि आत्मीय बातचीत में इस तरह के मतलब गंभीर सवाल भी पूछे जाएंगे। ये जिनका अनछुआ पक्ष है। जिनका मेरे पास ठीक उत्तर नहीं होगा। जैसा सबके साथ होता है वैसा ही मेरी स्थिति है, परंतु ये जरूर है कि मेरी जो पत्नी है वो शायद मेरी जो ये यात्रा रही है साहित्य की भी और भाषा की भी और अन्यथा भी, उसमें उनका बहुत योगदान है। और शायद बहुत जल्दी उन्होंने समझ लिया था कि इस आदमी के साथ मुझे किस तरह से गुजारा करना है। तो वो उस कारण से सब ठीक ठाक चल रहा है, ईश्वर की दया है। और बच्चे भी सब बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत ही अपने आप में उनकी भी उपलब्धियां ऐसी हैं जिस पर मैं गर्व कर सकूं। तो बिल्कुल बिल्कुल। संकल्प के मैंने देखी, कुछ नाटक भी देखे। संकल्प जोशी आपके पुत्र जो हैं, पिछले कुछ वर्षों से वो मीडिया में और अभिनय के क्षेत्र में काम कर रहे हैं लगातार। और सरोज जी आपकी पत्नी, उनका तो वाकई में बहुत धन्यवाद। वो स्वयं भी लेखिका हैं, साहित्य प्रेमी हैं, लेकिन मुझे पब्लिकेशन में उनका प्रारंभ में जो प्रवासी टुडे वगैरह था उसमें वो मैनेजिंग एडिटर थी। पर मेरी बेटी कृति जो है वो बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल है, इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर है लॉ यूनिवर्सिटी में। उसको भारत की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली थी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिसमें मैं बिना कोई विशेष योगदान किए गर्व कर सकता हूँ, और वो मेरी पत्नी के कारण विशेष रूप से संभव हुआ और दोनों की प्रतिभा के कारण से। तो मतलब कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ईश्वर की दया है। बाकी ये कैसे चल रहा है ये तो हम सब लोग जो भी क्रिएटिव लोग हैं वो सब जानते हैं कि सबके घरों की क्या हालत है। मेरे ख्याल से आत्मीय बातचीत में इस मुद्दे को आगे बदल दिया जाए। आपको खतरे वाला निशान दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नहीं, वाकई में मुझे ये सिर्फ मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आजकल कोरोना काल में लोगों ने बहुत किताबें लेख लिखे। अभी पीछे मैं देख रही थी, हरीश नवल जी ने बताया कि बहुत ही ये उत्पादक समय रहा है लोगों का। तो एक दो बात अच्छी ये है कि आयु के कारण बहुत ज्यादा बाहर जाने के लिए बच्चे जाने नहीं देते, या घर पे ही सब सामान आ जाता है, आपको कहीं जाना। लेकिन फिर भी एक जूम मीटिंग से दूसरी जूम मीटिंग में जाना और फिर एक उसके लिए पत्र तैयार करना, इन सब में बहुत समय लगता है, ऊर्जा लगती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपकी पत्नी को, कृति को, संकल्प को, सभी को बहुत विशेष धन्यवाद कि उन्होंने आपको इतना समय दिया है कि आप हिंदी के लिए इतनी उर्वर भूमिका, इतनी जमीन बना रहे हैं, जहां हम जैसे बहुत सारे नए पौध जो है, कहना चाहिए नए पौध इस संदर्भ में कि आप उसे विश्व से जोड़ रहे हैं। अपनी अपनी जगह पर तो छोटा मोटा सभी लोग कर रहे थे, लेकिन ये कि अब आपने वैश्विक हिंदी परिवार उन सबके माध्यम से जो एक जोड़ा है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें हिंदी राइटर्स गिल्ड को आपने एक सहयोगी संस्था के रूप में रखा है, उसके लिए भी आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ मैं। ये आपने ठीक कहा कि मतलब मैं ये मानता हूँ, आज सुबह भी एक मीटिंग में था मैं सिविल सर्वेंट्स की, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह की, तो मैंने उसमें भी कहा कि जो कोरोना को या कोई भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं वो हमारे लिए कितने अवसर दे देती हैं, ये हम उसका अंदाजा हमको नहीं होता। और जो लोग ठीक अवसर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि हमने करने की कोशिश की, अगर किसी के पास दृष्टि होती है, जैसे आपने हरीश जी का नाम लिया कि उन्होंने उपन्यास लिखा, तो मुझे ऐसा लगा कि जब कोरोना के ये था तो मुझे लगा कि ये तो एक बड़ा अच्छा मौका है कि दुनिया में जो हिंदी में विशेष रूप से काम कर रहे हैं उन सब लोगों को हम लोग जोड़ सकते हैं। और जो कुछ हुआ वो मेरी आशा से भी बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि वाकई पहली बार हम सब लोग इतना जुड़कर, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई लंदन में है या कनाडा में है, या सब ऐसा लगता है कि एक जैसे द्वारका के ही किसी दूसरे मोहल्ले में हम लोग रह रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो ये अवसर हमको उसने दिया। मैं समझता हूँ कि ये हिंदी जगत को इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं सुमन जी पर आती हूँ कि सुमन जी, मैं जानती हूँ आप 3:30 बजे से सुबह उठ करके काम करना शुरू करते हैं, और चित्रकारी में भी आपको रुचि है और संपादन का भी। तो आपके लिए कोरोना काल कितना ये उत्पादक रहा, कितना काम कैसे आप संभाल रहे हैं?
मैं जानती हूँ कि इस काम में आपकी पत्नी नीरा जी का बहुत बहुत सहयोग है, क्योंकि वो भी आपको इतने सब काम करने के लिए अवसर देती हैं। तो उनको धन्यवाद देते हुए ये आत्मीय बातचीत का छोटा सा अंश संभालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं सुभज्योति से पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा रहा, पिछले कुछ महीने आपके लिए कैसे रहे? आज से मेरे ख्याल शायद 2 महीने पहले मैंने एक संपादकीय लिखा था साहित्य कुंज में, स्टॉकहोम सिंड्रोम, जी जी कि जी। कोरोना के जो आपदा है, ये जो गोष्ठियां और वैश्विक मंच बन गया, तो उससे अब थोड़ा प्यार होने लगा है। स्टॉकहोम सिंड्रोम में भी यही है कि जो किडनैप आदमी व्यक्ति होता है, वो किडनैपर से प्यार करने लगता है। तो ये संक्षेप में कोरोना काल का अनुभव है। और बाकी सुबह 3:30 बजे उठने का कारण ही यही रहा है कि हमें समय निकालना पड़ता है परिवार से, साहित्य के लिए या अपने जिसमें हमारी रुचि है उसके लिए। तो 3:30 से 8 बजे के बीच में वो मेरा अपना समय है, और बाकी दिन में जो है वो समय परिवार से चोरी करना पड़ता है। तो इसी ढंग से, और ये हमारी शायद मजबूरी है या जुनून है या ये हमारा प्रारब्ध है कि हमें ये करना ही है, सो वो कर रहे हैं। ये अच्छा कहा आपने कि प्रारब्ध है। तो प्रवासी साहित्यकारों का ये प्रारब्ध रहा है कि भाई कुछ ना कुछ काम करें और सब बराबर से चलते रहें। और हम अब प्रवासी साहित्य की तरफ मैं बातचीत की तरफ मैं लौटती हूँ। तो अनिल जी, आप इतने वर्षों तक बाहर रहे और सब आपने काम किया। धरती एक पुल में आपने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि भारतीयता की परंपरा इन कवियों में है और साथ ही पश्चिम की मुक्तता, तो एक हिपोक्रेसी नहीं है। ये शब्द बहुत अच्छा लगा मुझे, और जैसे मूल पकड़ लिया आपने उस बात का कि अंतर क्या है। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, प्रायः जो संपादन करते हैं किसी भी किताब का, तो वो लेखकों के बारे में तो बातचीत करते हैं, पर आपने प्रश्न उठाए, कुछ बहुत ही सार्थक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। आपने धरती एक पुल के संपादन के लेख में आगे अपने संपादकीय में कि इसकी क्या जरूरत है, प्रवासी साहित्य की क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से प्रवासी साहित्यकार भारतीय साहित्यकार से अलग है, और जो भारत से आए हुए लोग हैं और कुछ समय भारत में लिख कर आए हैं, क्या उन्हें प्रवासी माने या नहीं माने, तो किस आधार पे हम उनके प्रवासी होने और भारतीय होने को अलग करेंगे। इस बात पे आपने कहा, लिखते हुए कहा था कि उनमें एक मुक्तता है, हिपोक्रेसी नहीं है। इसके बारे में कुछ बताएं कि आपको क्या लगा प्रवासी साहित्यकारों के। जब मैं धरती एक पुल का संपादन कर रहा था, तो मेरे को कई वहाँ के जो वरिष्ठ लेखक हैं उन्होंने कहा था कि ये इसमें जो प्रवासी कविता पर आपको कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो कि उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन हो, जो कि बहुत उपलब्ध नहीं है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि हमारे पास उस तरह के बड़े लेखक थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। सत्येंद्र जी से मेरी बहुत घनिष्ठता थी। जिन पंक्तियों का आप उल्लेख कर रहे हैं वो सत्येंद्र जी की कविता के ऊपर मैंने कहा है। अब वो कविता थी जिसमें एक 8 वर्ष की शायद कोई बच्ची है जो उनको बहुत सुंदर लगती है, और उसके ऊपर वो बहुत टिप्पणी करते हैं उसकी सुंदरता के ऊपर, और कैसे वो बार बार उसकी सुंदरता उनको कौंधती रही। तो मैं सोचने लगा कि ये अगर कविता कोई भारतीय लेखक लिखता तो भारत में कितनी ज्यादा उसकी आलोचना होती, और उसको ये कहा जाता है कि ये मानसिक दृष्टि से विकृत कवि है या तो। लेकिन पश्चिम है, और पश्चिम में जो उनको लगा उन्होंने कहा भी और लिखा भी, और उसको उसी तरह से स्वीकार भी किया गया। और भी जो कम्प्लेक्सिटी है उसकी, जो मतलब प्रवासी कविता की, वो उसके माध्यम से पकड़ी गई। जैसे कि सत्येंद्र जी की एक कविता थी, सर विंस्टन चर्चिल मेरी माँ को जानते थे। वो कविता बड़ी मशहूर कविता हुई, बीबीसी पर भी उसको ब्रॉडकास्ट किया गया। और मतलब वो वास्तव में एक अपने आप में ये बात है, अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से सोचें। मैं भी जब ब्रिटेन गया था तो चर्चिल के बारे में मेरी धारणाएं, जो अकाल के समय में उन्होंने सहायता नहीं दी थी भारत को, जिसके कारण से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, तो बड़ा मन में कोई बहुत अच्छा भाव नहीं था उसको लेकर। अभी शशि थरूर ने भी थोड़े साल पहले
उसके ऊपर बात की है। पर जो सत्येंद्र जी ने जब कविता लिखी और उसमें चर्चिल के प्रति सम्मान का भी भाव है, और ये भी उसमें उल्लेख है कि जब चर्चिल शिमला में थे तो उनकी माँ पटरियों पर लेट गई थी चर्चिल के सामने उसका विरोध करते हुए। तो उन दोनों भावों का जिस तरह की प्रस्तुति है वो वास्तव में एक प्रवासी कविता की मुझे लगा कि एक विशेषता है। ऐसे ही उनकी एक कविता थी बार बार भारत। अब वो भारत के बारे में वो कविता बहुत मतलब ऐसी बात नहीं करती कि भारत की बहुत बड़ाई, बहुत तारीफ, परंतु फिर भी वो भारत को समझने का एक गहराई से कोशिश करती है और वाकई बड़ी मतलब बड़ी बेटूक उसमें बड़ी दो टूक आलोचना भी है बहुत हद तक, और परंतु भारत की विशिष्टता का भी उसमें उल्लेख है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत विशेष बात है जो कि भारत की कविता में मतलब हमको नहीं मिलती। तो उस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं उसको देखते हुए मैंने कुछ उल्लेख कि प्रवासी कविता क्या है उसकी कुछ बातें उसमें की थी। अच्छा है कि आपको पसंद आई। और हाइपोक्रेसी की जब आप बात कर रही हैं तो काफी ठीक है, क्योंकि हमारी जो कविता में एक उस तरह का भाव है जिसमें हम जो सोचते हैं वो कहते नहीं हैं और जो लिख रहे हैं उसमें हमारा विश्वास और आस्था नहीं है। तो मैंने पाया कि जो पश्चिम का प्रभाव है उसको प्रवासी लेखक ने उसको पकड़ा और उसने सच को सच कहने की और सच की जटिलताओं में पकड़ने की उसको हिम्मत है, साथ में उसमें भारतीय संवेदना भी है। तो ये बड़ी खूबसूरत से एक जो कॉम्बिनेशन बना उसका उल्लेख धरती एक फूल में। बहुत बहुत सही बात आपने कही। बढ़िया लगा मुझे कि सच को सच कहने की ताकत। तो हम भारत में तो इस बात को बहुत दोहराते हैं कि सच को सच कहना चाहिए, पर आपने इस तरह से रेखांकित किया, ये हम सभी जो भारतवंशी साहित्यकार हैं भारत से बाहर, उनके लिए एक बहुत अच्छी टिप्पणी रही आपकी। और आपने अभी प्रवासी लेखन नई जमीन नया आसमान, अब मैं उसको नहीं पढ़ पाई हूँ अभी, लेकिन ये भी आपकी पुस्तक आई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे भी प्रवासी साहित्यकारों को एक अच्छा स्थान मिलेगा। उसके लिए आपको, पुस्तक के लिए आपको बधाई। तो मैं सुमन जी से ये पूछती हूँ कि सुमन जी, आपने भी भारत से बाहर के कुछ लोगों को छापा है, भारत से कुछ लोगों को नहीं बहुत से लोगों को छापा है, और भारत के साहित्यकारों को भी आप छापते हैं। इधर आपने नई पीढ़ी की बहुत सराहना करी है कि नई पीढ़ी भारत से भी बहुत उभर के आ रही है। तो इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि अब जो भारतवंशियों की दूसरी पीढ़ी है वो तो उस प्रकार से साहित्य नहीं लिख रही है जो कि प्रवासी साहित्यकारों ने काम शुरू किया था। तो यहाँ पे जो पैदा हुई पीढ़ी है उसके हिंदी साहित्य और भाषा और संस्कृति से कुछ दूर जाने का दर्द हम लोगों में दिखाई देता है। लेकिन भारत की दूसरी पीढ़ी के बारे में भी यही अक्सर टिप्पणियां सुनते थे कि इन लोगों को हिंदी में रुचि नहीं है, अंग्रेजी साहित्य में ही या अंग्रेजी भाषा में बोलने में या पैसा कमाने में ही रुचि है। लेकिन आपने इधर इन लोगों की बहुत तारीफ करी, तो उसके बारे में दूसरी पीढ़ी के संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, भारत की और यहाँ की? देखिए, दूसरी पीढ़ी के बारे में हम तो ये जानते हैं कि हमने काफी प्रयास किए हैं लोगों ने उन्हें हिंदी से जोड़ने के, तो कुछ सीमा तक तो सफलता मिलती है, उसके बाद वो खो जाता है, भाषा उनकी खो जाती है। पर एक बात हमें बड़ी समझनी पड़ेगी कि भारतीय परिवेश में पले हुए प्रवासी बच्चे जब वो लिखते हैं, चाहे वो अंग्रेजी में लिखते हैं, पर उनका साहित्य अंग्रेजी के देश के जिस देश में भी लिखा जा रहा है उसके मुख्य धारा के साहित्य से थोड़ा अलग होता है। जी। क्योंकि पारिवारिक जो उनके अनुभव हैं वो अलग हैं और उनकी संस्कृति जो है एक मिश्रित संस्कृति है जिसमें वो पलते बढ़ते हैं, और वो जो है उनके साहित्य में आता है। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। मेरी भतीजी जब यूनिवर्सिटी में गई तो अक्सर वो अपने पहले साल में बातचीत करती थी, उसमें सहेलियों के नाम सभी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नाम होते थे। एक दिन मैंने उसे हंस के पूछा, मैंने कहा बेटा, क्या तुम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हो कि तुम्हारे दोस्तों के सर्कल में कोई भी कनेडियन नाम नहीं सुनाई देता?
तो उसने हंस के कहा, कहते चाचा द थिंग इज दे गेट अवर जोक। कहने का मतलब कि जो चुटकुला हम सुनाते हैं, जी हमें हमारे जो भारतीय मूल के या पाकिस्तानी मूल के जो सहेलियां हैं वो समझती हैं, और कनेडियन मूल के दोस्तों को हमें बताना पड़ता है कि इसका अर्थ क्या है। ये सूक्ष्मता है एक संस्कृति की जो सीखी नहीं जाती, ये खून में होती है, बचपन के अनुभव से वो बनती है। इसलिए जो यहाँ के प्रवासी बच्चों का दूसरी पीढ़ी का जो लेखन है किसी भी भाषा में हो, वो हमारी संस्कृति उसमें झलकती है। तो वो एक मिश्रित संस्कृति है। ऐसे मैंने कहानी लिखी थी असली नकली, जी उसमें यही दूसरी पीढ़ी के बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो लड़की कहती है हमारी संस्कृति जो है कि वीकेंड के ऊपर सलवार कमीज की संस्कृति है। तो शैलजा मुस्कुरा रही हैं कि वो समझती हैं इस बात को कि जब पारिवारिक हम कार्यक्रमों में या एक दूसरे से मिलते हैं तो वो परिवेश, और जैसे एक गियर है, हमारा गियर चेंज हो जाता है कि हम भारतीय हो जाते हैं उस टाइम। और देखिए मैं भी 20 साल की उम्र में आया हूँ, तो मुझ पे भी बहुत प्रभाव है कनेडियन संस्कृति का, पर जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो वो बिल्कुल अलग होता है, और वही साहित्य में भी प्रतिबिंबित होता है। और प्रवासी के साहित्य की अब जब आप बात करते हैं, अनिल जी ने भी कहा और बिल्कुल वही वाली बात है कि हमारे जो यहाँ के अनुभव हैं वो हमारे साहित्य में आते हैं, और वो आने भी चाहिए। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति ने जो 36 वर्ष के बाद पिछले साल भारत गया, अगर वो अपनी कविताओं में अमराइयों की बात करता रहे, वो बड़ा बेईमानी हो जाता है। जो बरसों से देखा नहीं, या जो देखा उसके बारे में लिखा जो बदल चुका है। जी जी ऐसे ही यहाँ के एक व्यंगकार हैं समीर राज सबीर, एजेक्स में रहते हैं, उनकी कविता मेरे को बार बार याद आती है, कुछ उठती है। तो उसमें उसका आशय है कि भैया गाड़ी में बैठ के जो गांव को देखते हुए तुम गांव की कविता लिखते हो, एक रोमांटिक आपका संबंध है, अटैचमेंट है, कहते एक बार गांव का जीवन जी के तो देखो कि उसकी कठिनाइयां, तुम वातानुकूलित गाड़ी में बैठकर गांव की गर्मी की बात कर रहे हो। सही बात है। तो वो वाली बेईमानी जैसे बोलते हैं, या वास्तविकता से दूर रहते हो, हम विदेश में बैठे उससे कैसे जुड़ सकते हैं। बहुत सही बात है, और यहीं पर वो हिपोक्रेसी टूटती है, सच को सच कहने की बात आती है। तो दूसरी पीढ़ी की बात कर रहे थे, तो अनिल जी आपने बहुत से काम किया है दूसरी पीढ़ी को, भारत से बाहर रहने वाली दूसरी पीढ़ी को हिंदी से, भारत से, भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए। आपने अक्षरम के माध्यम से ब्रिटेन में रहते हुए कहीं भी बाहर भी जब भी रहे तो आपने प्रतियोगिताएं करवाई, और जो चयन करे हुए बच्चे थे, 10 से 15 बच्चे होते थे, आप उनको हर बार भारत लेके जाना, उनके पूरे एक टूर का 10 दिन का इंतजाम करवाना, वहाँ के लोगों से मिलवाना, संस्कृति से परिचय करवाना। ये बहुत बड़ा साध्य मेहनत वाला काम है, और ये थोड़ा सा खतरे भरा भी काम है, क्योंकि भारत जा रहे हैं ये बच्चे जो बाहर रहते, विदेश में रहते हैं, कहीं तबीयत खराब हो जाए। हम लोग तो जब जाते हैं तो सभी लोगों को पहले पानी की ही चिंता रहती है कि भाई पानी सही रहना चाहिए, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। ऐसे में उनके माता पिता से दूर स्कूल ट्रिप 1 दिन का 2 दिन का तो सही रहता है, ये 10-10 15-15 दिन का पूरे भारत में घुमाना उनको कैसे संभव हुआ, क्या अनुभव रहे, और इस सब के माध्यम से आप कैसे देखते हैं कि दूसरी पीढ़ी किस प्रकार से जुड़ रही है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न इस रूप में है कि हमने दूसरी पीढ़ी को लेकर बहुत ज्यादा मतलब अध्ययन या शोध या बातचीत जो है वो हमारे यहाँ पर नहीं, क्योंकि दूसरी पीढ़ी में इनवेरिएबली भाषा जो है उसको, क्योंकि वो जो उसका परिवेश होता है, और एक रचनात्मक लेखन लिखने के लिए जिस तरह का परिवेश चाहिए होता है
जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में, जिस सालों में आपका मन और हृदय बन रहा हो, जैसे कई जी ने कहा कि वो 20 वर्ष की आयु में आए थे, तो वो 20 वर्ष चूंकि उन्होंने यहाँ पर लगा दिए थे भारत में, तो वो आज तक 50 साल बाद, 40 साल बाद भी वो लेखन कर रहे हैं। पर जिनके पहले 20 वर्ष यहाँ पर लग गए, उसके बाद एक रचनात्मक लेखक के रूप में रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो उसका जो भाषा का एक परिवेश उसको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता। मोहन राणा हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, अच्छे कवि हैं, और ऐसे कवि हैं जिनको मैं समझता हूँ कि प्रवासी लेखन में इस समय जो श्रेष्ठतम कवियों में से मैं उनको गिनता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले वातायन में ही उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं जब भारत में जाता हूँ मेट्रो में, तो कई बार मैं घंटों घंटों सिर्फ बात सुनता हूँ, और वो सुनना तरह तरह के शब्दों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये शब्द मेरे भीतर से जा रहे हैं। तो वो वातावरण हमारी जो प्रवासियों की जो दूसरी पीढ़ी है उसको नहीं मिलता है। इसलिए प्रवासी साहित्य हमेशा मतलब पहले फर्स्ट जनरेशन का ही साहित्य रहा है, और उसमें नए नए लोग आते रहे हैं, और पर अब उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये एक अलग विचार है। दूसरी बात कि वो शायद भाषा तो छोड़ दें, परंतु वो देश उनको हांट करता रहता है कि भारत की जो जड़ें हैं। मैं एक ऐसा उदाहरण, जब आप कह रही थी तो मुझे ध्यान में आया, जब हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता मैं ब्रिटेन में था, तो एक उस समय मेडिकल उसमें परीक्षा मेडिकल स्टडीज कर रहे थे अनुज अग्रवाल, वो मेरे पास आए और थोड़ा सा उनसे जुड़ाव हुआ, तो मैंने उनको भाषा से जोड़ने की बात की कि आप हिंदी से भी जुड़े। वो जुड़े, और अब उनके अंदर भारत को लेकर इतना ज्यादा वो था, वो भारत की यात्रा पर आए, पहला जो हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता का ग्रुप था जो भारत आया, और वो ऐसे जुड़ गए कि वो मेडिकल स्टडीज छोड़कर वो भारत आ गए। अरे और वो बाद में जो है उन्होंने यहाँ पर भारत में प्रकाशन शुरू किया, हिंदी का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें मोहन राणा के भी उन्होंने कविता संग्रह छापे। 5-6 वर्ष वो भारत में स्ट्रगल करते रहे, और प्रकाशन, फिर बाद में वो वापस भी गए, और अभी जो है दोनों देशों में रह रहे हैं। तो मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि उसमें क्या अंदर उसके बुलबुला रहा था, क्या आग थी जो कि मुझसे मिलते ही उनको ऐसा मतलब वो हो गया, और भारत में जाते ही वो दोबारा से उनकी सारी जो अस्मिता वाले जो प्रश्न है वो खड़े हो गए, और उन्होंने ये तय किया कि मैं अपनी भाषा और देश से इतना जुड़ूंगा। तो मैंने ऐसे सैकड़ों बच्चों को देखा है जो भाषा से रचनात्मक परिवेश ना मिल पाने के कारण से लेखक तो नहीं बने, परंतु भारत से उनका गहरा जुड़ाव है, और वो कई पीढ़ियों तक नहीं टूटता। तो हमको ये सोचना चाहिए कि वो जुड़ाव को कैसे मजबूत करें, और वो किसी भी रूप में, किसी भी भाषा में, परंतु अपने देश संस्कृति के बारे में लगातार जुड़े रह सकें, इसके लिए उनको परिवेश देना ये जरूरत है। और जब मैं समझता हूँ कि आज की हमारी जो जरूरत है सबसे बड़ी, जो हिंदी वाले हम सब लोग हैं, वो यही है कि हमको अगली पीढ़ी को जोड़ना है। जब मैं ब्रिटेन गया तो मेरे सामने यही प्रश्न था, और मैंने उसका जवाब ढूंढने की कोशिश में ये सब प्रतियोगिताएं वगैरह शुरू की, और जो आज तक मुझे लगता है कि कहीं पर भी कोई भी जाता है या हिंदी का काम करता है, तो उसकी पहली प्राथमिकता युवा पीढ़ी को जोड़ने का अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से होना चाहिए। नहीं, इस बारे में शायद अगर मैं कुछ कह सकूं। हाँ जी जी, अनिल जी ने बिल्कुल सही कहा कि विदेश में रहने वाले, अगर मैं अपना उदाहरण आप देता हूँ, जब 20 साल की उम्र में आया तो 1973 में आया था, और इंटरनेट शुरू हुआ था 1995 के आसपास, जो है ये आम आदमी के लिए उपलब्ध होने लगा था। तो जब मैं जुड़ा, पहली बार जब मैंने लिखा boloji.com, hindiNest.com, जो मनीषा कुलश्रेष्ठ फिर से प्रारंभ करने की कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, तब पूर्णिमा ब्रह्मन थी। तब पहली कविता लिखी तो मुझे लगा मैं तो भाषा भूल चुका हूँ, शब्द नहीं मिलते थे, तो प्रयास करना पड़ा फिर से ढूंढने का, यहाँ तक कि मेरे को शब्दकोश न्यूयॉर्क से बाय मेल मंगवाना पड़ा। और ये तो सौभाग्यवश आदेशी पास रहते थे, और उनकी शकुंतला को मैंने टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ा और शब्दों को फिर याद किया, फिर सीखा।
अब जो दूसरी पीढ़ी है, अब कई बार शायद आपके साथ भी बात हो चुकी है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे भारतीय जीवन के जो मूल्य हैं, हम उनको उनमें जीवित रख सकें। और ये बताते हुए मुझे खुशी होती है, या तो ये कुछ जनसंख्या का कंसंट्रेशन है, एक ही जगह पे रहने का है, कि हम लोग जब आए थे, हम लोग विदेशी धुनों के ऊपर पार्टी में नाचते थे। जी जी। आज की पीढ़ी के बच्चे पंजाब। भंगड़ा डांस, गरबा, ये इनके आयोजन करते हैं। जो यहाँ पे पैदा हुए बच्चे हैं, क्योंकि वो उनका एक ग्रुप है, एक समूह है, और एक जिसे बोलते हैं कि इकट्ठी ऊर्जा है, सिनर्जी है, कि वो वापिस उसको जीवित रख रहे हैं। वापिस क्या कहना है, वो अपने अंदर उसको जीवित रख रहे हैं, जो कि एक बड़ा सकारात्मक पहलू हमें अगली पीढ़ी में दिखता है। चाहे और समस्या यहाँ पे एक ही है कि उनके इंग्लिश लेखन को भी कोई मंच नहीं मिल रहा, और ये हमें प्रयास करना चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी में लिख रही है, क्योंकि वो जी भारतीय संस्कृति उनके साहित्य में परिलक्षित होती है। तो हम उनके लिए भी मंच ऐसा बनाएं कि वो चाहे अंग्रेजी में लिखें, कम से कम भारतीय संस्कृति को तो जीवित रख रहे हैं। बहुत तो अच्छी बात कही ये आपने, ये सुमन जी। इसका मतलब कि अगला काम हमारा यही होगा अब, जो अभी आप दोनों की बातचीत से निकलता है। हर बार ये बातचीत का ही एक अपना प्रभाव होता है, जिससे कुछ हमारे पास मुद्दे विचार के उत्पन्न होते हैं कि हमें उन्हें एक मंच देंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही जी। और जो युवा पीढ़ी के बाद भारत की आती है, और साहित्य कुंज में कोई बहुत पहले की बात है, कोई 10 साल हो गए, कोई प्रतिष्ठित लेखक ने प्रश्न पूछा, कहने लगे सुमन जी, आप अलग अलग क्यों नहीं कर देते युवा पीढ़ी या नई कलम, या इस ढंग से आप स्थापित लेखकों के साथ ही एक नए लेखक की रचना क्यों प्रकाशित कर देते हो। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, बात यह है कि मैं भी किसी जमाने में नया लेखक रहा था। जब रचना प्रकाशित होती है तो सबसे पहले नया लेखक अपनी ही कविता को फिर से पढ़ता है। अगर मैंने कहा आपकी कविता उसके बिल्कुल अलग साथ पढ़ी है, चाहे गलती से ही आपकी कविता के लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आपकी कविता को तो पढ़ेगा ना। जब तक वो पढ़ेगा नहीं अच्छे लेखक की रचना, उसकी अपनी रचना नहीं सुधरेगी। जी इसलिए मैं दोनों को अलग नहीं रखता, साथ साथ रखता हूँ। और नया लेखक जब संपादक उसकी रचना को प्रकाशित करता है, वो संपादक की बात सुनता है। जी एक बार रचना प्रकाशित होने के बाद अगली बार उसको आप जितना मर्जी उससे सुधार करवा लें, वो करेगा। जी अगर पहली रचना को उसको आप उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया भी ना दें, जी वो फिर सुधरेगा कैसे। और आजकल तो ऐसे इंटरनेट में बहुत सी साइट्स ऐसी हैं जो कॉपी पेस्ट करती हैं, संपादन उसमें होता ही नहीं, उसी में खुश हो जाता है कि रचना ज्यों की त्यों प्रकाशित हो गई। हम नई पीढ़ी के युवा लेखक को, हमारा दायित्व है संपादकों का कि हम उसको तैयार करें, तो उसमें समय लगता है। बहुत सही कहा आपने, और बात अपने आप से ही संपादन की तरफ मुड़ गई। अनिल जी, आपने भी बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया, भारत भवन का, अनुशीलन का, अलग अलग जगह, अक्षरम का, अक्षरम संगोष्ठी की जो पत्रिका निकलती थी, प्रवासी टुडे, और अभी भी केंद्रीय हिंदी संस्थान की भी पत्रिका निकलती है, आप उसको भी देखेंगे। संपादन तो नहीं उस तरीके से उस शायद मेरे ख्याल में करेंगे, लेकिन उसको देखेंगे। आपको क्या लगता है कि आज ये पत्रिकाएं, और अभी अभी खबर आई, कल की जो खबर थी कि 2 पत्रिकाएं हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी वो बंद हो रही हैं, तो पन्नों के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में तो पत्रिकाएं शायद उस प्रकार से अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं, कुछ दम तोड़ रही हैं, कुछ नहीं तोड़ पाई, लेकिन फिर भी उनके आसार अच्छे नहीं दिखाई देते। ई पत्रिकाओं का जमाना आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग पढ़ना चाहते हैं पत्रिकाएं, और इन पत्रिकाओं के संपादन को भी आपने देखा।
आपको क्या लगता है भविष्य क्या लगता है, और इन जो पत्रिकाएं आपने संपादित करी या जिन पत्रिकाओं को अभी भी आप देख रहे हो, उनके संपादन के विषय में आपको क्या चुनौतियां दिखाई देती हैं और क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं वहां पे? सबसे पहले तो जो है वो जो ये कादम्बिनी और नंदन की जो इनका जाना जो है वो एक हिंदी वालों के लिए तो जैसे एक बहुत ही दुखद खबर है। और जो जो हम सब लोग हैं, आप है, मैं हूँ, सुमन जी हैं, हम लोगों के लिए तो जैसे अपने ही किसी अंग का कटना या मरना ऐसा होता है। कई बार मैं ये सोचता था कि जैसे धर्मयुग जब हम पढ़ते थे, जब हमने मतलब पढ़ना शुरू किया, साहित्य की दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, तो मतलब एक आश्चर्य होता था कि धर्मयुग जैसी पत्रिका कैसे बंद हो सकती है। ये एक बड़ा वो रहा कि जिस पत्रिका की ऐसी इतना बड़ा मतलब करोड़ों लोग हिंदी पढ़ने वाले, और धर्मयुग जैसी पत्रिका कैसे बंद हो गई। अभी मेरा कादम्बिनी की जो सूचना आई, मुझे और गहरा झटका इसलिए लगा कि पिछले 2 अंकों से मतलब वो लगातार कादम्बिनी के संपादक जो है राजीव कटारा जी, मेरी बात हो रही थी, और शायद ये अब ये दुर्भाग्यपूर्ण ही रहेगा, अब तो मैं कहूंगा कि एक हिंदी के ऊपर बहुत बड़ा लेख मेरा कादम्बिनी के अंतिम अंक में छप रहा है। जी। और उन्होंने मुझे कहा कि सितंबर है, 14 सितंबर है, तो आप एक लेख दीजिए, और मैं बड़ा लंबा लेख चाहता हूँ आपसे। तो अच्छा। मैंने 2000 शब्दों का एक लेख उनको भेजा है। मुझे पता नहीं कि ये अंक तो क्या छप रहा है, ऐसा जो मुझे जानकारी मिली है। तो पर अब मैं खुशी भी नहीं मना सकता उसको, क्योंकि इतना बड़ा दुख का जो समाचार है। राजीव जी को मैं जानता हूँ, राजीव कटारा बहुत ही अच्छे लेखक, और उनका जीवन ही मतलब उनकी दृष्टि ही इतनी अच्छी है, मैं उनसे प्रभावित हूँ। फेसबुक पर भी वो लिखते रहते हैं। तो इतनी अच्छी पत्रिका, इतने अच्छे संपादक, अरुण कुमार जैमिनी उनके सहायक संपादक थे। फिर भी ये पत्रिकाएं जो जा रही हैं वो हमें हिंदी भाषियों को जो पढ़ने की स्थिति है उसके बारे में भी बहुत कुछ बताती है, और हिंदी समाज में जो भाषा के प्रति दृष्टिकोण है उसके बारे में भी कुछ बताती है। मुझे ध्यान में आ रहा है कि जब मैं इंग्लैंड में था तो एक बार एनबीटी के चेयरमैन, नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन आए थे, बृजकिशोर शर्मा जी। उनका एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में अमर्त्य सेन मुख्य अतिथि थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब एक हम वर्ल्ड बुक फेयर करना चाहते हैं दिल्ली में, जो नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन थे, बृजकिशोर शर्मा जी बड़े अच्छे मेरे परिचित थे। तो तुरंत उन्होंने रिएक्ट किया, अमर्त्य सेन ने। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करना है तो दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में होना चाहिए। और उसके पीछे का जो भाव था वो ये था कि मतलब बंगाल के लोग अपनी भाषा के प्रति जितना लगाव है, और वहाँ के लोग जितना पढ़ना पसंद करते हैं, और जिस तरह से किताबों से जुड़े हुए हैं, शायद उत्तर भारत में या दिल्ली में वो स्थिति नहीं। तो मतलब मैं उनकी दृष्टि से एक छोटे से वाक्य में मैंने देखा कि उनको ऐसा लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात काफी हद तक सच है। एक इतनी बड़ी हमारी जो अमानत है वो एक एक करके गुम हो रही हैं, और तो ये एक दुखद बात है। और साथ ही है कि जो पत्रिकाओं के संपादक हैं, मतलब कोई चीज ऐसे ही नहीं होती जो उसके प्रकाशक है। मैं अभी फिजी में था, वहाँ एक अखबार ऐसा है, शांति दूत उसका नाम है, और सब लोगों को मतलब सच में पता भी नहीं है हिंदी जगत को कि उसका दुर्भाग्य है हिंदी जगत का कि 1935 से वो अखबार निकल रहा है। 1935 से कोई सोच सकता है कि नियमित अखबार, साप्ताहिक अखबार, हिंदी का अखबार शांति दूत निकल रहा है 1935 से। अब आप देखिए 85 वर्ष हो गए उसको निकलते हुए। परंतु वहां भी समस्याएं कुछ आ रही थी। जो वहाँ की मैं विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का था, मैंने उनका नाम, जो वहाँ संपादक थी नीलम जी, उनका नाम रिकमेंड किया, उनको विश्व हिंदी सम्मान भी मिला, परंतु कुछ समस्याएं आ रही थी। तो ये जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, जो कैसे लोगों तक पहुंचना है, ये जिनके हाथ में है, अंग्रेजी उनकी प्राथमिकता होती है, वो हिंदी के अखबार सस्टेन कर सके, हिंदी की पत्रिकाएं सस्टेन कर सके, उसके लिए प्रयास नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि पर्याप्त जमीन है, पर्याप्त पढ़ने वाले भी हैं,
परंतु उनको वहां तक वो बात पहुंची नहीं जहां तक तो ये भी एक कारण है कि ये पत्रिकाएं एक एक करके बंद हुई। तो जो संपादक है उसको वो किसके पास जाना है, कहाँ तक, क्योंकि देखिए पत्रिकाएं संपादक की दृष्टि पर बहुत निर्भर करती हैं। एक धर्मवीर भारतीय होता है तो वो धर्मयुग बना देता है, ऐसे नहीं बनती। एक राजेंद्र यादव होता है तो हंस बना देता है, या प्रेमचंद होते हैं तो हंस बना देते हैं। तो संपादक की भूमिका सर्वोपरि है, और दुर्भाग्य से अभी वो स्थिति नहीं दिखाई देती। अभी जो संपादक हैं वो केवल अनुवाद करने वाले, केवल मतलब मालिकों की जो वो है उसको पूरा करने वाले, या जो व्यावसायिक दृष्टि है उसको देने वाले बन गए। वरना हमने वो युग देखा है कि राजेंद्र माथुर ने नवभारत टाइम्स को ऐसा बना दिया था, प्रभाष जोशी ने जनसत्ता को ऐसा बना दिया था, दिनमान जैसी पत्रिकाएं थी। तो वो सब संपादकों की क्रिएशन थी, संपादकों की दृष्टि के कारण से वो पत्रिकाएं अच्छी। बहुत अच्छा लग रहा है कि सुमन जी हमारे बीच में है और वो अपनी वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसी जब दृष्टि होती है तो वो पत्रिका या वेबसाइट या वो चलती है, और वो दृष्टि होना और वो जुनून होना और वो आस्था होना अपनी भाषा और साहित्य में वो बड़ा जरूरी है। और जो भी कुछ हम करते हैं उसके पीछे जब वो दृष्टि होती है तो कोई भी पत्रिका में आप, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने एक ही पत्रिका का एक अंक का संपादन किया था हरियाणा साहित्य अकादमी में, जो प्रवासी अंक निकला था। और मैं समझता हूँ कि प्रवासी साहित्य पर जो चर्चा चल रही थी, गोयनका जी भी काफी प्रयास कर रहे थे कि प्रवासी साहित्य के शब्द के बारे में, तो उसके बाद उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो चर्चा समाप्त हो गई, परंतु जो एक बहुत लंबा शोध परक लेख मैंने एक लिखा था, उसके बाद बहुत सारे सवालों के, जो आपने शुरू में कहा भी था कि कौन प्रवासी है, कौन प्रवासी नहीं है, प्रवासी साहित्य कब से है, शब्द कब से है, ये वास्तविक शब्द क्या है, प्रवासी अप्रवासी में क्या अंतर है। तो मतलब एक संपादक के पास बहुत शक्ति होती है अगर उसके पास दृष्टि हो, आस्था हो, और वो समाज को, जिन लोगों के लिए वो लिख रहा है उनको समझता हो। और मैंने देखा यह है कि चाहे मैं अनुवाद की पत्रिका का संपादन कर रहा हूँ, चाहे हाई कमीशन की कोई पत्रिका है या कोई साहित्यिक पत्रिका है, अगर आप उस जटिल मतलब उसको समझते हैं और आपको पता है कि मैं किन के लिए कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, तो वो जरूर सफल होती है। इसलिए संपादक का बहुत महत्व है, इसमें कोई दो राय। मैं सिर्फ इसमें एक चीज, थोड़ा सा चीज पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि हिंदी के पाठक खरीद के नहीं पढ़ते, ये एक उनमें कमी है, इसके कारण पत्रिकाएं बंद हो जाती हैं। ये वाली बात बार बार हमेशा आती है कि पाठकों की कमी है। हैरी पॉटर के लिए लंबी लाइन में लोग रात से सुबह से लग जाते हैं और उनकी पत्रिकाएं, उनकी चीजें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हिंदी की नहीं। आप इससे सहमत हैं इस बात से? क्योंकि आपने अभी कहा कि पाठक भी हैं पर संपादन की दृष्टि से, तो आपने संपादक पर एक तरीके से जिम्मेदारी ज्यादा डाली, तो पाठक की जिम्मेदारी की संपादक? हमने संपादक के अलावा जो प्रबंध तंत्र है, मैं जो बात कर रहा था कि चाहे शांति दूत की बात थी, चाहे धर्मयुग की बात है, कि उनकी प्राथमिकता में, प्रबंध तंत्र की प्राथमिकता में नहीं होते। जैसे अगर हमारे पास, अगर जो भी हमारे पास तंत्र है उसकी 90% अगर एनर्जी लग रही है इसके ऊपर और 10% लग रही है हिंदी वाले भाग के ऊपर, तो उसको लगता है कि अगर हम 10% ये अंग्रेजी में ही लगाएंगे तो हमारे पास इतने सारे विज्ञापन आ सकते हैं, इतनी सारी सब्सक्रिप्शन आ सकती है, तो वो 10% भी क्यों लगे। क्योंकि अगर हमारे मूल में मतलब हमें लाभ की बात है तो वो मतलब प्रमुख है। मैं इसमें एक बात, बड़ी एक अजीब सी बात थोड़ी सी करना चाह रहा हूँ, जो जो हिंदी की बड़ी स्थिति है उसको उससे जोड़ना चाहता हूँ। उसको थोड़ी सी लंबी हो जाती है वो बात, 2-3 मिनट की एक कहानी है, और वो किसी मतलब शमशान ग्रह में मुझे हिंदी के 2 बड़े लेखकों ने सुनाई थी। मतलब वो किसी हिंदी के बारे में नहीं थी, वो किसी के बारे में थी कि जब हम बात कर रहे थे कि एक बड़े शायर थे, बाल स्वरूप राही, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर सीतेश आलोक। और सामने जो है, मतलब बड़ी विचित्र सी बात मुझे याद आई है कि सामने चिता जल रही है और वो उन्होंने, सीतेश जी ने कहानी सुनाई कि देखिए किसी व्यक्ति ने ये कहा कि ना वो जा रहा था और उसने देखा कि कोई
एक लड़का सामने सड़क पर जा रहा है और किसी की एकाएक किसी चलते आदमी की मृत्यु हो गई और उसकी वो लाश को लेकर जा रहा है। तो उन्होंने देखा ये बच्चा तो जो था मेरा स्टूडेंट था और इसकी तो बहुत पहले मृत्यु हो गई थी, तो ये कैसे है? तो उन्होंने उसको बुलाया, उसने कहा कि भाई, उसने भी उसको गुरुजी कह के प्रणाम किया। उसने कहा कि ये क्या? उसने कहा कि हाँ, मेरा देहांत हो गया था और अब मेरे को तो यमराज ने ड्यूटी दे रखी है कि लोगों को लेकर जाना। तो उसने कहा कि तो देखो, अच्छा भला आदमी जा रहा था, तुमने इसको ले लिया, तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि जब मेरी मृत्यु का समय है तो मुझे पहले से बता देना कि ये तुम मेरे स्टूडेंट रहे हो, तुम्हारी ये जिम्मेवारी। परंतु मतलब टू कट द स्टोरी शॉर्ट कि उसका भी समय आता है और वो भी ऐसे ही ले जाने के लिए वो आ जाता है उनको। तो वो कहते हैं कि मतलब आपने तो मुझे कहा था भाई, तुमको मैंने कहा था कि मेरे को पहले से बता देना। तो उसने कहा कि देखिए, आपके घुटने ने काम करना बंद कर दिया था तो आपको बताया गया, आपके बाल सफेद हुए तो आपने उसको काला कर लिया, आपको बताया गया। तो मैं तो आपको बहुत सारे यमराज ने आपको बहुत सारे, आपकी सांस फूल जाती थी, आपको बताया गया कि आपका समय आ रहा है, पर आपने अंतिम समय के बारे में सोचा नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे लक्षण हैं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, हमारी भाषा कहाँ पर जा रही है, कि एक आदमी का बंद होना या शांति दूत का बंद होना या उसकी भाषा परिवर्तित होना, ये समय समय पर, जिसको हम राहुल जी के साथ जब हम भाषा विमर्श करते हैं तो ये सिम्टम है हमारी भाषा के ऊपर जिस तरह का खतरा है, एक बात नहीं है। और उस सिम्टम्स को हमको समझना चाहिए। एक बात तो ये, अगर व्यापक अर्थों में बात है तो ये बात है। बाकी निश्चित रूप से कोई भी पत्रिका बंद होती है तो संपादक, प्रबंध तंत्र, हमारा जो पाठक वर्ग है, वो सब उसको उसमें अलग अलग तरह की उसकी जिम्मेवारी होती है और उसको अलग अलग परिस्थितियों में ठीक से विश्लेषण करना चाहिए। किसमें क्या है, एक बहुत जनरल वो तो नहीं हो सकता, परंतु कुल मिलाकर जब पूरा का पूरा कोलैप्स होता है, जब अच्छा संपादक नहीं है, जब प्रबंध तंत्र को चिंता नहीं है, जब पाठक वर्ग उदासीन हो गया, तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। बहुत आपने गंभीर बात बताई और ये लक्षण बहुत ही चिंतित करते हैं। लेकिन हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर बैठे हुए कि भाषा, संस्कृति, चीजें बचें। और जैसा मैं जानती हूँ कि सुमन जी अक्सर कहते हैं कि ई पत्रिकाएं या इंटरनेट वाला ही मामला बचेगा, उसमें संपादन की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि वही वाली बात मतलब रहेगी। ये बातचीत इतनी अच्छी, इतनी गंभीर और इतनी आवश्यक है कि इसमें बहुत सारे और भी पहलू हम जोड़ सकते हैं। मैं समय का देख रही हूँ हिसाब किताब, और ये भी चाहती हूँ कि आप लोगों के संपादक या राजनयिक रूप के साथ साथ कवि रूप से भी लोग परिचित हों। कविता के बाद भी शायद चाहे एक आध प्रश्न मन में रह जाएगा कि जैसे कि मैं जानना चाहती हूँ, अनिल जी आपसे भी ये वाली बात जानना चाहती थी कि एक राजनयिक और एक साहित्यकार के समावेश में राजनयिक की चुनौतियां और एक साहित्यकार की समस्याएं कैसे जुड़ती है। ये एक, क्योंकि आप में इन दोनों बातों का संगम है। मैं और सुमन जी, हम लोग इन सरकारी क्षेत्रों, सरकारी दबाव, सरकारी चुनौतियों से दूर है। हम स्वतंत्र हैं कि हम सच को सच लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे तंत्र के बीच में अपने जीवन का मंत्र कैसे आप सही लगाते हैं, इसके बारे में जरूर से जानना चाहती हूँ संक्षेप में, फिर आपकी कविताएं सुन। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आज के कार्यक्रम में आपको इतनी तरह की आयाम जो है उन पर बात करने का मौका मिल रहा है। और मैं आपको मुझे भी शायद जितने कार्यक्रमों में खास तौर से पिछले समय में जाने का मौका मिला, उसमें से मैं इस कार्यक्रम में बात करना सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। और उसका कारण आप जिस तरह के सवालों की बात करें, देखिए मैं भी मेरा एक मतलब सपना ये कहाँ से बना कि मैं एक समय में इंग्लिश की कविताएं पढ़ रहा था, तो एक इंग्लिश के एक बहुत बड़े कवि, शायद चौसर की शायद बात थी, कि उनकी कविताएं पढ़ रहा था तो उन्होंने पता चला कि इतनी अच्छी कविता मतलब लिखने या इतने बड़े विजन होने का कारण ये था कि वो डिप्लोमेट। अच्छा। तब मुझे एक सपना सा सोचा मैंने कि डिप्लोमेट को कितना बड़ा मतलब व्यापक परिदृश्य मिलता है कि वो दुनिया में इस तरह के अनुभव मिलते हैं कि वो उसका लिखने के लिए बहुत समृद्ध अनुभव भूमि उसको मिलती है।
तो मेरे दिमाग में सपना बन जगा और शायद वो 92-93 की बात होगी। फिर अवसर आया 98-99 में, हमारे यहाँ से अरोड़ा जी गए थे, तो हमारे ऑफिस से लोग जाते थे इंग्लैंड के अंदर, तो मैंने भी उसमें आवेदन किया और चला भी गया। तो मुझे ऐसा लगा कि दोनों चीजें बहुत एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं। एक लेखक को इतना बड़ा अनुभव की भूमि मिलती है, और जब मैं राजनयिक हुआ तो मुझे बहुत ही अच्छा ये लगा कि मैंने जैसे वहां पर जाने के बाद फिजी का इतिहास बहुत जल्दी पढ़ा, क्योंकि मैं एक लेखक के नाते मेरी रुचि थी। और उसके कारण से क्या हो गया है कि मैं हाई कमीशन में हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट हुआ कि अगर कोई परिस्थिति है तो इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इसका क्या इतिहास था, कौन था। तो हाई कमिश्नर मुझसे बुलाकर पूछते थे कि अच्छा ये परिस्थिति है, अच्छा ये कौन है, ये कैसे है। क्योंकि मैं जितना पढ़ चुका था फिजी के बारे में, फिजी के इतिहास के बारे में, और जो भारतीयों के साथ वहां पर कई बार विद्रोह हुए थे, काफी बड़ी फिजी की अलग इतिहास है। तो वो सब क्योंकि मेरी जानकारी में था और एक लेखक के रूप में मेरी रुचि थी, तो उससे मुझे एक राजनयिक के रूप में बहुत मदद मिली। और मजेदार बात यह है, जो कि जिस पर कभी विस्तार से बात हो सकेगी, फिजी के साथ हम 6 और देश हैं, जैसे टोंगा है, किरिबास है, बहुत छोटे छोटे देश हैं। किसी किसी देश की तो आबादी 8-10 हजार। तो उनमें जाना और उनके अनुभव लेना, वो तो एक तरीके से जैसे गुलिवर की यात्राएं जैसी थी कि बिल्कुल मतलब उन देशों के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो कैसे देश हैं। तो एक राजनयिक के रूप में इतनी समृद्ध अनुभव संपदा मुझे मिली, जो कि लेखक के रूप में मैं प्रयोग कर सकता हूँ। और एक लेखक के रूप में जो मेरी दृष्टि थी, या जो मेरा अनुभव था, या जो मेरा अध्ययन था, उससे एक राजनयिक के रूप में मुझे बहुत लाभ मिला। मैं हिंदी की पृष्ठभूमि से गया था, परंतु जितना सम्मान मुझे अपने हाई कमीशन में मिला, और मैं एचओसी के नाते भी रहा, एक डायरेक्टर कल्चर के नाते भी रहा, जो भी ऐसी जिम्मेदारी आती थी वो हाई कमिश्नर मुझे देते थे। उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि मेरी जो लेखकीय दृष्टि, अनुभव और जो मेरा अध्ययनशीलता थी, वो उससे उनको लगता था कि मैं इस विषय को हैंडल कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि दोनों का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे मिला। और अब जो तीसरी हिंदी की सेवा करने के हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें उन दोनों का लाभ भी हो रहा है। जी 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 सुमन जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि हम लोगों का तो कनाडा का ही अनुभव रहा है, लेकिन आपने भी बहुत सारा कुछ चीजें पढ़ी हैं। आप कुछ प्रश्न अनिल जी से इस बारे में पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। जो अनिल जी ने बिल्कुल वो सही चीज पकड़ी, रग पकड़ी, जो नंदन और खाद्य उसका बंद होना, इतनी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का बंद होना, और पहले धर्मयुग का जाना, ये सब पढ़ी हुई बचपन के से पढ़ते आए हैं ये पत्रिकाएं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, संपादक पे बहुत निर्भर करता है। और मैं जानता हूँ पिछले 5 साल पहले से एक शब्द मेरे को बहुत दुखी कर रहा है। अचानक भारत में होता है कि साहित्य जगत में एक शब्द को उछाला जाता है, बाजारवाद। ये बड़ा, जिसे बोलते हैं, अपमानित शब्द की तरह प्रयोग हुआ। परंतु दूसरी एक तरफ तो हम कहते हैं सब बुराइयां बाजारवाद में हैं, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हमारी पत्रिकाएं बिके। बाजार की शक्ति को समझना भी हिंदी तंत्र का काम है। अगर हमें हिंदी साहित्य को लगातार लोगों तक पहुंचाते रहना है, तो उसके लिए बाजार का प्रयोग हमें सीखना पड़ेगा। आपने उदाहरण दी इंग्लिश की किताब की, कि उसके उपन्यास को, चाहे बच्चों का है, लोग लाइन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो बाजार की समझ है। आप देखिए, पत्रिकाएं महानगरों में तो बिकनी बंद हो गई, क्योंकि एक पीढ़ी ने हिंदी को पढ़ा ही नहीं। सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे अब व्यस्त हो गए, और गांवों में वो पहुंची नहीं पत्रिकाएं, ग्राहक खत्म हो गए। अब मैं जो साहित्य कुंज में देख रहा हूँ अनिल जी, जिसके पास में मोबाइल है, अब गांवों से नए लेखक, युवा वर्ग के उभर रहे हैं। अगर उनकी तुलना में महानगर के युवा से करूं, वहां से तो कुछ आता नहीं।
90% मेरे को गांव से आ रहा है। समस्या ये है बड़ी पत्रिकाओं की, क्योंकि पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए प्रिंट माध्यम में पैसा लगता है। अब जैसे हिंदी क्षेत्र में जब जुड़ा, प्रत्येक अंक के लिए $1800 का खर्चा था, और $1800 विदेश में विज्ञापन से पैदा करना बड़ा मुश्किल है। अब भारत में तो जब लाखों की संख्या में पत्रिका छपेगी, अगर उसको विज्ञापन ही नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल आपने सही जब उसकी रग पकड़ी, तो पत्रिका तो बंद हो गई। तो ये टिप्पणी मैं करना चाहता था। ये एक सकारात्मक भी टिप्पणी है, क्योंकि बाजारवाद का सही उपयोग कैसे आज के समय में किया जाए, तो वो ये एक अलग विषय बनता है। मुझे हर बार ये लगता है, पिछली बार गोयनका जी से बातचीत हुई और इस बार आपसे हो रही है, कि ऐसी कई गोष्ठियों की श्रृंखला की जा सकती है जिन पे बहुत सार्थक और अच्छी बातचीत हो सकती है, लेकिन हर बार समय की थोड़ी सी रहती है चीज, कमी रहती है। और मैं देख रही हूँ कि लगभग घंटा भर हो रहा है और आपकी कविताएं अभी हमारे श्रोताओं ने, दर्शकों ने नहीं सुनी है। मैं अवश्य चाहूंगी कि आपकी रचनाएं हो। तो मैं अब जानती हूँ कि सुमन जी का लेखन पढ़ती रही हूँ, आपका भी थोड़ा सा देखा है, और अनिल जी आपकी कविताएं प्रसिद्धि के उस चरम पे पहुंच रही है कि जहां पर लोग उसकी एक वीडियो फिल्म खुद ही बना लेते हैं। अभी आपने जो जाने वाले जो मजदूर थे, भारत से जा रहे, भारत में जो हो रहा था, पलायन हो रहा था मजदूरों का एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक, उसके बारे में जो कविता लिखी थी, मुझे जाना है, जो कविता थी वो इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई, उसको समाचार में भी दिखाया गया। उससे पहले नींद कहाँ है, वो भी आपकी कविता बहुत चर्चित हुई। आपकी माँ के हाथ का खाना कविता बहुत ही सुंदर लगी थी। मैं चाहूंगी कि उस आत्मीय माँ के हाथ का खाना या कोई और जो रचना आप सुनाना चाहें उससे शुरू करें, और फिर हम सुमन जी की रचना सुनेंगे। धन्यवाद शैला जी। और वाकई ये तो जो कार्यक्रम है वो जिस तरीके से आप उसको संचालित कर रही हैं, उससे काफी महत्वपूर्ण बातें सामने आई, जो शायद हमने भी नहीं सोचा था, कि क्योंकि कार्यक्रमों में औपचारिक टिप्पणियां देकर ही काम चल जाता है, परंतु इतनी गहरी चर्चा हुई। और सुमन जी ने भी जो अभी बात की, बाजारवाद तो नहीं, परंतु बाजार पर हमारी नजर होनी चाहिए, और जो हमारे आसपास होता है उसको अगर हम नहीं समझते हैं तो उसके लिए और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मैं एक छोटी सी कविता वो करता हूँ और फिर एक कविता सुनाऊंगा। एक कविता है रणनीति। छुपा लेता हूँ अपने आक्रोश को नाखून में, छुपा लेता हूँ अपने आक्रोश को नाखून में, छुपा लेता हूँ अपने विरोध को दांतों में, बदल देता हूँ अपने अपमान को हंसी में। वाह, बहुत अच्छे। क्या बात है। छुपा लेता हूँ अपने आक्रोश को नाखून में, छुपा लेता हूँ अपने विरोध को दांतों में, बदल देता हूँ अपने अपमान को हंसी में, आत्मसम्मान पर होने वाले हर प्रहार से सींचता हूँ जिजीविषा को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आत्मसम्मान पर होने वाले हर प्रहार से सींचता हूँ जिजीविषा को। नहीं न पोस्टर, न नारे, न इनकलाब, मन के गहरे पोखर से ढूंढ कर लाता हूँ शब्द। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं न पोस्टर, न नारे, न इनकलाब, मन के गहरे पोखर से ढूंढ कर लाता हूँ शब्द, पकाता हूँ उसे भीतर की आंच पर, बदलता हूँ कविता में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मन के गहरे पोखर ढूंढ कर लाता हूँ शब्द, पकाता हूँ उसे भीतर की आंच पर, बदलता हूँ कविता में, और लाकर रख देता हूँ मोर्चे पर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो अगर समय हो तो मैं एक कविता और पढ़ूं या आप बताएं? अवश्य अवश्य पढ़िए। ये कविता अभी हम बात कर रहे थे प्रवासी भारतीयों की नई पीढ़ी की, तो नई पीढ़ी के साथ जो हमारे संबंध है वो भी बड़े जटिल संबंध है। ये इस कविता का अगर समय है तो मैं पढ़ूं शैला जी? अगर हाँ बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल दबाव है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। अभी सुमन जी की भी सुनेंगे। हम लोगों ने हमेशा कहा है कि हम 1.25 घंटे तक जा सकते हैं, तो अभी है हमारे पास 5-7 मिनट हैं अभी। ठीक।
तो वो नई पीढ़ी के साथ जो हमारे संबंध जटिल हैं उसके ऊपर एक कविता है। कविता का शीर्षक है बेटी को 18वें जन्मदिन पर पत्र। अच्छा। आशा है तुम सकुशल होगी, शुभकामनाएं और तुम्हारी भावी यात्रा के बारे में कुछ राय। सुनो, तुम्हें क्या पता है कि तुम यहाँ से एक गंध लेकर गई थी, अनचाही गंध। गंध तुम्हारी माँ के मसालों की, उसकी झिड़कियों, उसके प्यार की। गंध किताबों के शेल्फ की, मेरे स्टडी रूम की। दरवाजे खिड़कियों से छन छन कर तुम्हारे भीतर चाहे अनचाहे चले गए विचार। क्या बात। गंध दरवाजे खिड़कियों से छन छन कर तुम्हारे भीतर चाहे अनचाहे चले गए विचार की। मैं जानता हूं तुम्हें यह गंध पसंद नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें यह गंध पसंद नहीं, पर यह गंध तुम्हारे साथ चलेगी और लोग तुम्हें इसी गंध से ही पहचानेंगे। और एक दिन तुम इस गंध की अभ्यस्त हो जाओगी और शायद इससे प्यार करने लगोगी। हो सकता है कि तुम फिर इस गंध के आलोक में चीजों को पहचानना शुरू कर दो। मैं जानता हूं कि तुम्हें हर चीज को अस्वीकार करने की आदत है, लेकिन अकेले में ही सही तुम मानोगी कि हो सकता है कि हमारे विचारों में नावधार पर एक सद्भावना थी। सुनो, मैं सीमाओं में लुंज पुंज वर्तमान हूं और तुम सीमाहीन भविष्य। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सुनो, मैं सीमाओं में लुंज पुंज वर्तमान हूं और तुम सीमाहीन भविष्य है, इसलिए मैं तुम्हें क्या राय दे सकता हूं। मैं तुम्हें उड़ने से पहले कुछ निर्देश नहीं देना चाहता, चूंकि मैं जानता हूं कि गिरना उड़ान का ही हिस्सा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यात्रा की थकान, दिशा भ्रम, संशय, यात्रा के जोखिम तुम्हारे व्यक्तित्व को अलाव की तरह प्रकाशित कर देंगे, जिसके प्रकाश में लोग पाएंगे अपनी मंजिल। बहुत बढ़िया। हर स्थिति में तुम्हारे पास एक ताली है, व्यक्ति नहीं, पुस्तक नहीं, आत्मा का विवेक। घनघोर अंधेरे में उससे पूछना प्रश्न, वह तुम्हें उत्तर देगा। अगर तुम मान लोगी तो तुम्हें थपथपाकर तुम में ही गुम हो जाएगा। अगर उसको नहीं मानोगी तो प्रश्न की तरह खड़ा रहेगा, जैसे यम के सामने खड़ा रहा था नचिकेता। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी। भूखा, प्यासा, जिद्दी, हटी अडिग, ठीक तुम्हारी तरह। मैं देखता हूं तुम्हें एक लड़की से एक चिड़िया, फिर एक लकीर, फिर एक बिंदु बन अंतरिक्ष में गुम होते हुए। कितने ग्रह, उपग्रह, अंतरिक्षों के अनचिन्हे स्थल इंतजार में है कि तुम वहां तक पहुंचो, उन्हें स्पर्श कर, उन्हें जीवन दो, उनके अस्तित्व की घोषणा करो और उनका वह अपना होना सार्थक करो। मैं तुम्हें 18वें जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। बहुत बढ़िया कविता, वाह, क्या बात है। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगी अनिल जी, मैंने एक कविता लिखी थी बहुत वर्षों पहले, गंध। उसमें जो मैंने प्रश्न किए थे और जो भाव रखे थे कि माँ के मसालों की गंध मेरे भीतर उतर गई। और आप जानते हैं, आप भी भारत से बाहर रहे हैं, कि विदेशी लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि हम में से एक इंडियन स्पाइसेस की स्मेल हमेशा आती रहती है। हम अपना घर साथ लिए चलते हैं हर जगह, चाहे हमारे वो कपड़े अभी लॉन्ड्री से आए हो, लेकिन फिर भी उनमें वो गंध बसी रहती है और उस गंध पे अक्सर चर्चा भी करते हैं। तो उस गंध को लेके मैंने एक कविता लिखी थी कि मैं तुम्हारी गंध से मुक्त होना चाहती हूँ, पर अंततः से स्वीकारना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गंध कविता का उत्तर आप एक पिता की इस कविता में दे रहे हैं, मुझे शब्दशः दे रहे हैं मुझे। मैं अब किसी समय में आपको भेजूंगी वो कविता। तो बिल्कुल अचानक आज उस कविता का उत्तर देख करके सामने, और इतना मुझे ऐसा स्मरण आया कि वो कविता मैंने कभी आपकी पढ़ी भी थी कहीं किसी पत्रिका में, या शायद आपने फेसबुक पर कभी ना डाली हो, ऐसा कुछ। मुझे ऐसा, वो भी बहुत अच्छी कविता है। मेरे को ऐसा कुछ खासतौर से माँ का संदर्भ लिया तो आपने मुझे ध्यान में आया। तो बहुत अच्छी कविता है वो। और अब आपके कहने से मुझे ध्यान में आया कि फिर वो इसमें है ना, वाइज पीपल थिंक्स अलाइक, तो ठीक है। और मुझे तो ये अपने प्रश्न का उत्तर देती हुई कविता लगी आपकी, तो बहुत अच्छा लगा देख करके, सुन करके।
सुमन जी, मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी रचनाएं यहाँ मेरी तो कविताएं आप जानती हैं कि छोटी होती हैं, पहले तो बहुत ही छोटी है। जी जी तो आजकल की पत्रकारिता के ऊपर है, जी जो आजकल हम देख रहे हैं। मैं कोई नाम तो नहीं लूंगा। कविता का शीर्षक है सत्य की खोज। जी पहले जब वह सत्य खोजता था तो राह में अक्सर अंगारों से जलता था। पहले जब वह सत्य खोजता था तो राह में अक्सर अंगारों से जलता था। अब सब शांत है, नया गांधीवाद है, ना कोई बोलता है, ना कोई देखता है और ना कोई सुनता है। जी जी अगर कोई सुनता है तो पहले गुनता है, फिर जिसकी चाहता है उसी की सुनता है। देखने वाला केवल स्वार्थ की एक ही आंख खोलता है, बोलने वाला अपने शब्दों को चांदी से तोलता है। इसलिए अब वह जब सत्य की खोज में निकलता है तो राह में बुझे अंगारों की रात में धंस जाता है, क्योंकि सब शांत है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी कविता भी कुछ इसी उसके ऊपर है। तो आपकी कविता का एक मुझे पंक्ति याद आती है सुमन जी, कि आपने कहा था पत्थरों पर पदचिन्ह नहीं हुआ करते, वो कविता भी हाँ, वो तो इससे भी छोटी कविता थी। तो कई बार ऐसा भी लगता है अनिल जी और सुमन जी, आप दोनों ही जानते हैं कि जब संपादक दूसरों की रचनाएं प्रकाशित करता है तो वो अपनी रचना प्रकाशित करना या उस पर मेहनत करने का समय नहीं उसके पास होता। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। पंक्तियां मुझे उस संदर्भ में भी सही लगती है कि पत्थरों पर पदचिन्ह नहीं छूटा करते। तो जी जी, हाँ, स्वागत है आपकी रचना का। जी तो अब है मेरी सीमाएं। ये आप शायद थोड़ी उलझी सी कविता है। तो दोस्त, ये जो सीमा तुमने मेरी तय की है उस पर मैं अटका हूँ। जी दोस्त, ये जो सीमा तुमने मेरी तय की है उस पे मैं अटका हूँ। शायद भटका हूँ कि मैं सीमा के इस पार हूँ या उस पार हूँ। दोस्त, बढ़िया। ये जो सीमा तुमने मेरी तय की है मैं उस पर अटका हूँ। शायद भटका हूँ कि मैं सीमा के इस पार हूँ या उस पार हूँ। ये सीमा मेरी है या तुम्हारी? तुमने तय की क्या मेरी सीमा? तुमने तय की तो ये तुम्हारी हुई ना। जी जी जी, क्यों व्यर्थ परिभाषित करते रहते हो मुझे? क्यों खींचते रहते हो मेरे आसपास चौकोर? मैं तो कार्टून की गेंद की तरह उछल के निकल जाऊंगा। जहां भी खींचोगे चौकोर खाली ही मिलेगा। मुझे कार्टून की गेंद ही रहने दो ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर। मत बताओ कि मैं स्वतंत्र हूं अपनी सीमा में। जी मत बताओ कि मैं स्वतंत्र हूं अपनी सीमा में। अब अर्थहीन स्वतंत्र पर अटका हूं। अब अर्थहीन स्वतंत्र पर अटका हूं। स्वतंत्र, स्व का तंत्र, तंत्र की सीमाएं, फिर खींच दिया ना चौकोर। जी, बढ़िया। स्वतंत्र, स्व का तंत्र, तंत्र की सीमाएं, तुमने फिर खींच दिया ना चौकोर। क्यों तय करते रहते हो कल्पित सीमाएं? क्यों तय करते रहते हो कल्पित सीमाएं? नहीं मानता मैं तो स्थूल शरीर की सीमा भी। क्यों तय करते रहते हो कल्पित सीमाएं? सीमाएं। नहीं मानता मैं तो स्थूल शरीर की सीमा भी। कार्टून की गेंद की तरह एक दिन उछल कर निकल जाऊंगा इसमें से भी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, कार्टून की गेंद की तरह। जी हाँ, एक मिनट, ये बड़ा करना तभी होगा। जो हूं रहने दो ना, जो हूं रहने दो ना, तटस्थ, अपरिभाषित, बिन पेंदे का लुढ़कता यहाँ से वहां, कार्टून के गेम की तरह। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी कविता। और स्वतंत्रता,
पूरा एक बड़ा आकाश लिए हुए बात पे काम हमारी जो आज की बातचीत है वो समाप्त हो रही है। बहुत सारे नए विचार बिंदु आज की बातचीत से निकले। बाजार और हिंदी में उसकी उपयोगिता पत्रकारिता के लिए, पुस्तक प्रकाशन के लिए, संवाद के लिए किस प्रकार से की जा सकती है, बाजारवाद नहीं, बाजार की। और बाजार उसके की। साथ ही साथ हमने जो अनेक चर्चाएं करी उसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात जो समझ में आई वो ये कि हमें देशों के इतिहासों को और हिंदी के इतिहासों को भी बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। और साहित्य कुंज के माध्यम से आप पूरे विश्व को एक पत्रिका में ला रहे हैं, वैश्विक हिंदी परिवार के रूप में, और अब केंद्रीय हिंदी संस्थान के रूप में आप भी पूरे विश्व को एक साथ लेकर आ रहे हैं। और ये कोविड काल की ये हमारे जो आज की एक रचनात्मक उपयोगिता रही है इस समय की, वो ये कि हम लोग सब अलग अलग जगह बैठे हुए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे निदा फाजली जी की एक पंक्तियों को बदलते हुए, लेकिन पहले उनकी पंक्तियां कि छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। वाह। छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार। तो मुझे लगता है कि इसमें आज के समय में दोनों चीजें हैं, विस्तार भी है और छोटा भी है। एक छोटे से स्क्रीन पे हम तीनों लोग, चारों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, और पूरा विस्तार भी है विश्व का। हम इसी तरीके से विश्व के विभिन्न व्यक्तियों से, प्रबुद्ध व्यक्तियों से, हिंदी प्रेमियों से, साहित्यकारों से बातचीत करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और इस आत्मीय बातचीत से कुछ विचार बिंदु अपने अपने जीवन के लिए लेके जा सकेंगे। आज के दो कर्मवीरों से मैंने बहुत कुछ सीखा कि जीवन में समय की रचनात्मक उपयोगिता निरंतर चलती रहनी चाहिए, काम बराबर चलते रहना चाहिए और विचार भी बराबर चलते रहना चाहिए। ये हमारा संवाद भी अगले पाक्षिक हमारा ये संवाद है, तो अगले 15 दिन के बाद फिर से हम मिलेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप जी ने हमको एक मंच पर तीनों को यहाँ पर आज तकनीक से जोड़ा हुआ है, उनका भी बहुत धन्यवाद। पूनम चंद्रा मनु जो उधर फेसबुक से लोगों को प्रश्नों के जवाब दे रही हैं, उनसे भी मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। अनिल जी, सुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम लोग एक बार मिलेंगे। जी, मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड का बहुत, कनाडा का बहुत धन्यवाद करता हूं, और इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता थी जिसमें कनाडा के लेखकों को मंच मिले। ये आपने प्रारंभ किया, और तो आपका भी मैं अभिनंदन करूंगा। और आज दोनों जिनके साथ में था, शैलजा जी के तो लेखन का, उनकी कविताओं का मैं प्रशंसक हूँ ही, और वो वैश्विक परिदृश्य में भी जो काम कर रही हैं, हम सब लोग जुड़कर काम कर रहे हैं, वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। और सुमन जी ने जो काम किया है कनाडा में, कनाडा के साहित्य को दुनिया में लाने के लिए और दुनिया भर के रचनाकारों को कनाडा में एक मंच देने के लिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की बातचीत में उनके साथ होना मेरे लिए भी एक अच्छा अनुभव था। मैं उसके लिए भी उनका आभार करता हूँ, और उन्होंने जो बातें कही वो भी महत्वपूर्ण थी, और उनकी कविताएं भी बहुत अच्छी थी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अनिल जी को आज पास बैठ के बात सुनने का अवसर मिला। पत्राचार तो कई वर्षों से समय समय पर हुआ है साहित्य कुंज के माध्यम में के प्रदर्शन में। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। शैलजा, आपका बहुत धन्यवाद। संदीप आपका, और मनु का जो कि फेसबुक के ऊपर है इसका, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।